जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बिहार बीएड की पूरी तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे, इसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का ये हमारा 3rd लेक्चर है। इस क्लास में हम लोग 2020 में है ना, विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, इससे यानी एजुकेशन एप्टीट्यूड से जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना 2020 के अंदर में, उसको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय शब्द जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक हमारा है पूर्व प्राथमिक और दूसरा है हमारा उच्च प्राथमिक। पूर्व प्राथमिक के अंदर में हम लोग 1 से लेकर के 5 क्लास तक के क्लासें आती है, और उच्च प्राथमिक के अंदर में हमारा जो है 6 to 8 आता है। तो इस तरह से प्राथमिक विद्यालय के अंदर में जो है टोटल हमारा कहाँ से आएगा, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक आएगी, है ना। इस वीडियो के अंदर में हम लोग, इस लेक्चर के अंदर में ना सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन के लेवल को भी बहुत बारीकी से देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और ये एजुकेशन एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी हम लोग कैसे करें, कैसे मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। एक रणनीति लेकर के चलेंगे और हम लोग इसमें 25 में से हमारा टारगेट रखना है कि 23 क्वेश्चन तो हमको करके ही आना है 2021 के बिहार बीएड में। और हमारा एग्जामिनेशन जो है 30 मई को होने वाला था, वो भी टल गया है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी अगले 2 महीने तक है ना एग्जामिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा टाइम मिला हुआ है, वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कठिन से सरल पढ़ाया जाए? बिल्कुल नहीं। ज्ञात से अज्ञात पढ़ाया जाए? ये पॉसिबल हो सकता है। अज्ञात, जो कि विद्यार्थी जानते नहीं है, पहले उसे पढ़ाया जाए, इससे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। और अमृत से मृत पढ़ा जाए, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी विद्यार्थियों को हमको ज्ञात से अज्ञात पढ़ाना चाहिए। जो वो पहले जानते हैं उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, रिवाइज हो जाए, और उसके आगे फिर हमको बताना चाहिए। उसी से कनेक्ट करके हम आगे उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ज्ञात से अज्ञात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष तक है? तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वो 4 वर्ष तक है ना। बेसिकली माध्यमिक शिक्षा जो है वो शिक्षा है जो 9 से 12 तक दी जाती है। 9 क्लास से लेकर के 12 तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन इसमें 2 डिवीज़न किया गया है। एक तो है हमारा 9 and 10। 9 and 10 को जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा कहा गया है, और 11 और 12 को जो है 11 and 12 इसको जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? विद्यार्थी जो है काफ़ी ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जा रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है? शिक्षकों की अनुपस्थिति। शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए विद्यार्थी जो है वो क्या हो गए हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं। बिल्कुल गलत है ना। ये भी एक कारण है, लेकिन इतना सटीक नहीं है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं इसलिए वो इनडिसिप्लिन हो गए हैं, ये भी उतना सटीक नहीं लग रहा है। कोर्स का पूर्ण ना होना, कोर्स पूरा नहीं होगा तो बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, ये भी उतनी सटीक नहीं है। लास्ट वाला आंसर है, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना, है ना। तो विद्यार्थियों को जो है क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है विद्यार्थी अनुशासनहीन हो गए हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर विद्यार्थियों को काम में नहीं लगाया जाए, उनको अलग अलग काम में संलग्न ना किया जाए पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, तो वो क्या होते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको सारे आंसर सही लगेंगे। जैसे पहला आंसर है, विषय वस्तु में दक्षता, यानी उसका जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ये एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा हमको ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण कौशल में दक्षता, यानी पढ़ाने की जो उसकी कौशल है, तरीका है, उसमें वो माहिर होना चाहिए, है ना। सी नंबर में है, विद्यार्थियों से परिचय, विद्यार्थियों से अच्छा उनका परिचय होना चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य जो है शिक्षक का होना चाहिए, है ना। तो बाकी सारे कारण तो होंगे ही, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे सटीक हमसे पूछा गया है। तो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पढ़ाने की जो उसकी शैली है, तरीका है, उसमें उसको दक्षता होनी चाहिए, उसमें वो माहिर होना चाहिए। बच्चों को वो जितनी नॉलेज टीचर के पास है उसी को वो अच्छे से समझा पाएँ। ऐसा नहीं कि टीचर जो है बहुत जानते हैं लेकिन वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक साल के अंदर में कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इस तरह से एक सेमेस्टर जो है कितने महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सकारात्मक अधिगम यानी सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है ना। गौर से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, जो सीख रहा है उसको अभिप्रेरित करना। दूसरा नंबर है रुचि का सृजन करना। तीसरा है बलपूर्वक नियंत्रण। और चौथा है क्रियाओं में का नियोजन, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन है बलपूर्वक नियंत्रण, तो सिखाने के लिए कभी भी हमको बलपूर्वक नियंत्रण नहीं करना चाहिए, बाय फोर्स नहीं सिखाना चाहिए। तो यही पूछा गया है कि सिखाने के लिए कौन सा जो है वो सही नहीं है, बलपूर्वक नियंत्रण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है ना। तो हम सभी जानते हैं कि विद्यालय के अंदर में एनसीसी जो है वो हमारी सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है। एनसीसी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर्स, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर में है ना। और इसका गठन जो है वो 16 अप्रैल 1948 को किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है, ये चीज़ आपको फंसा सकता है, कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो देखिए, निबंध लिखना ये भी साहित्यिक क्रिया है, वाद विवाद करना साहित्यिक क्रिया है, क्विज अगर करते हैं ये भी साहित्यिक क्रिया है। लेकिन ये जो यहाँ पर एनएसएस है ये साहित्यिक क्रिया नहीं है। एनएसएस क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको एनएसएस क्या होता है। एनएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना, या फिर आप इंग्लिश में इसको कहें एनएसएस का मतलब नेशनल सर्विस स्कीम होता है। ये युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए खेल मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसकी जो शुरुआत है वो 24 सितंबर 1969 को की गई थी। और ये जो है साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए। आप बताइए, क्या उनको मारना पीटना चाहिए, क्या उनको मारना चाहिए, दंडित करना चाहिए, या उनको बाहर भेज देना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। तो हमारा सबसे सटीक आंसर जो होगा कि विद्यार्थी अगर शोरगुल करते हैं तो उनको हमको क्या करना चाहिए, क्लास वर्क में लगाना चाहिए, उनको क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, है ना। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन लग रहा है कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर मदद कर रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें। और अपने जो दोस्त हैं जो भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं घर पर बैठ करके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सके। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो किस तरह से लग रही है, क्या मुझे और आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो आपको जो है नहीं मिल पाएगा अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन पर जो ऑल का ऑप्शन है उसको दबा लेते हैं, तो सारी वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप उससे पढ़ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक विद्यालय है तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो पैसे की कमी भी एक समस्या है, अच्छी आधारिक संरचना की कमी समस्या है, अच्छे अध्यापकों की कमी भी समस्या है, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना ये भी एक समस्या है। लेकिन हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो आधारिक संरचना जो है ये हमारी क्या होगी, आंसर होगी। क्योंकि एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर रूम ही नहीं होगा, क्लासरूम ही नहीं रहेगा, तो स्कूल पे कहाँ पर विद्यार्थी बैठ करके पढ़ाई करेंगे, शौचालय नहीं होंगी, तो बेसिक फैसिलिटी जो है वो होना ज़रूरी है, बुक्स वगैरह होना ज़रूरी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम यानी सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है। अच्छी याददाश्त होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर में, लग रहा है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, यानी सुनने की क्षमता उसको होनी चाहिए। सीखने हेतु कठिन परिश्रम वो विद्यार्थी करना चाहिए उसको, और इसके अलावा सीखने की उसके पास जिज्ञासा होना चाहिए। तो हमसे याद रखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो किसी भी विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहली चीज़ जो चाहिए उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो सभी विषयों का शिक्षण पहला हमारा है। दूसरा है वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन करना, तो ये भी तो एक अच्छा गुण है। तो यहाँ से पूछा गया कौन अच्छा गुण नहीं है। खेलों का आयोजन नहीं करना, तो हर एक विद्यालय में खेल का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों का जो है फिजिकल साथ ही साथ मेंटल जो है उनका प्रेशर वो कम होता है, और बच्चे जो हैं खेल खेल में काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो
खेलों का आयोजन जो है वो क्या है, हमारा विद्यालय का एक अच्छा गुण है, और जो खेल का आयोजन नहीं करेंगे वो अच्छे गुण का पाठ नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो आंसर होगा खेलों का आयोजन नहीं करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। भौतिक संरचना में जैसे आपका घर, मकान है ना, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक संरचना का पार्ट है। जैसे खेल का मैदान, तो ये विद्यालय का भौतिक पार्ट है। हमसे पूछा गया है कौन नहीं है ना। भवन, जो स्कूल बिल्डिंग होगी वो भी विद्यालय का भौतिक संरचना है। प्रयोगशालाएं, ये भी भौतिक संरचना है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ड है लाइब्रेरियन है ना, ये जो है ये एक व्यक्ति यानी पद का नाम है। लाइब्रेरी में बैठा जो व्यक्ति होगा उसको लाइब्रेरियन कहते हैं, है ना। वहाँ पर जो सर बैठे होंगे उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। तो ये एक पद है, ना कि ये एक भौतिक संरचना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन जो है भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं हो उसको क्या कहते हैं। शिक्षा की निःशुल्क संस्था, शिक्षा की बंद संस्था, उतना सटीक लगा नहीं। शिक्षा की सायंकालीन संस्था, नहीं लगा। खुली शिक्षा की संस्था, ये जो है ओपन एजुकेशन, जैसे आपने इग्नू का नाम सुना है। पूरे भारत में सबसे बड़ी जो है ओपन यूनिवर्सिटी है तो वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। और ये जो है उम्र के आधार पर यहाँ पर एजुकेशन नहीं दी जाती है। कोई भी उम्र का व्यक्ति जो है वो किसी भी एज का हो वो कोर्सेस यहाँ से कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। समाज में जो नैतिकता घट रही है उसका मूल कारण क्या है। तो देखिए, गरीबी की वजह से नैतिकता घट रही है, बहुत बेकार सा लग रहा है आंसर, है ना। विद्यालयों की कमी, विद्यालय बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर में, विद्यालयों की कमी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समाज में नैतिक, बहुत सारे ऐसे भी ये हैं जहाँ पर स्कूली सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सारे विद्यालय हैं उस गांव में, उस समाज के अंदर में, लेकिन फिर भी वहाँ पर नैतिक मूल्य की कमी हो रही है। अच्छे अध्यापक हैं फिर भी नैतिक मूल्य की कमी हो रही है। तो मेन हमारा जो कारण है नैतिक मानकों का कमी होने का, कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से विफल हो रही है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को एक बार फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में यहाँ पर है हमारा, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है। तो देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड 3R काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला R आपका हो जाता है रीडिंग, है ना। रीडिंग मतलब पढ़ना, ठीक है। दूसरा आता है हमारा राइटिंग, यहाँ पर भी देखिए R आ रहा है, रीडिंग में R, राइटिंग में R। और तीसरा वाला है हमारा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, तो यहाँ पर देख रहे हैं अरिथमेटिक में भी R आ रहा है। तो ये 3 R हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। ऐसा माना जा रहा है तीनों चीज़ों को अगर मिला करके बच्चे को सिखाया जाए, है ना, तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। रीडिंग यानी पढ़ना, लिखना और अंकगणित, ये हमारा क्या होगा, ये सही है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है कौन भाग नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी, बोलना जो है वो भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन मुख बाधिर की शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, संकेत भाषा जो है वो मुख बाधिर से संबंधित है। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, संकेतों की भाषा से उसको पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 114, जो विद्यार्थी मुख बाधिर हो, नेत्रहीन हो या कुछ योग्यताओं में कमतर हो, ऐसे विद्यार्थियों को एक नया शब्द दिया गया है। वो कौन सा शब्द है, दिव्यांग। आपको पता होगा पहले डिसेबल बोला जाता था, है ना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसको जो है दिव्यांग कहा जाना चाहिए, तो तब से जो है दिव्यांग शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। तेज सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, या फिर धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, या फिर लास्ट में है हमारा DABC यानी तीनों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो सबसे सटीक आंसर होगा DABC। तो आप क्वेश्चन की लेवल को समझिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली बहुत जनरल क्वेश्चन है। जब इसमें हम लोग जो है बारी बारी से इस तरह से 20-20, 25-25 के सेट पर क्वेश्चन को करेंगे ना, तो 8-10 अगर इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे, सेट करेंगे, तो आपका 90% काम हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो है थ्योरी सेक्शन को भी मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भरोसा करके इस चैनल पर बने रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष होती है। 2 वर्ष की होती है ना। तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है 11th एंड क्या हो गया, 12th हो गया। माध्यमिक में मैंने बताया था आपको 2 सेक्शन होता है, एक होता है माध्यमिक यानी 9 और
10 और माध्यमिक में ही दूसरा हमारा सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं उच्चतर माध्यमिक, इसमें 11 एंड 12 होता है। तो माध्यमिक में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होता है तो आप आंसर होगा 4। अगर आपसे पूछा जाए उच्चतर माध्यमिक में कितना होता है तो आप क्या कहेंगे 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है ना? तो दैहिक दंड यानी शारीरिक दंड देना जो है वो वांछित नहीं है। किसी भी विद्यालय में छड़ी का स्टिक का इस्तेमाल करना या फिर उसको किसी तरह का पीड़ा देना, विद्यार्थी को कष्ट देना, दैहिक दंड देना, ये जो है वांछित नहीं माना जाता है। बाकी जो है नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, पुरस्कार, ये सब जो है वांछित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? अनुशासनहीनता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में काफ़ी कमी हो रही है ना। शिक्षक कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। शिक्षक जब रोल मॉडल बनेंगे तो विद्यार्थी देख करके उनके जैसा अनुशासित होना चाहेंगे। जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ पढ़ाने का एक माध्यम नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षक जो है समाज निर्माण का काम करते हैं। तो वो एक सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होते हैं। तो शिक्षकों को अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, एक रोल मॉडल बन करके विद्यार्थियों के सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। कहीं ना कहीं शिक्षक रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यार्थियों में अधिगम यानी सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? तो सीखने के लिए सबसे प्रभावी जो है वो क्या है? निर्देशित क्रियाएं, है ना। जो निर्देशित क्रियाएं होती है उसमें बच्चे करके सीखते हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड जो क्रियाएं होती है जिसमें बच्चों को कुछ कहा जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वहाँ पर वो करके सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता, है ना, तो ये सहगामी क्रिया है। संगीत एवं स्पर्धा ये सहगामी क्रिया है। ड्रामा भी सहगामी क्रिया है। लेकिन कक्षा व्याख्या जो है ये सहगामी क्रिया नहीं है, बल्कि ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये अलग से नहीं किया जाता, ये पढ़ाई का ही एक पार्ट है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी होगा। तो इस तरह से 2020 में पूछे गए सभी 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अगर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।